कैसे इस लोगो की वजह से एक व्यक्ति की मरी हुई बेटी वापस जिंदा हो गई, कौन सा फ्रीडम फाइटर का ब्रांड है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और SBI बैंक का लोगो आपके घर की ऐसी चीज में मिल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं कि नाइके जैसी बड़ी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को इतनी कम कीमत पर बेचना पड़ा जैसे कि मैगी के पैकेट की कीमत हो? और BMW की शानदार डिजाइन का असली इंस्पिरेशन झोपड़पट्टियों से आया था। स्नैपचैट के मशहूर लोगों का असली सोर्स आपको जानकर चौंका देगा। क्या आप जानते हैं कि एक पॉपुलर लोगो में किसी महत्वपूर्ण शख्स के घर की लोकेशन छिपी हुई है, और वो चीज जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसका चुनाव भी सिर्फ लोगों के कारण हुआ है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सच में बहुत रोचक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नाइकी आज बहुत बड़ा ब्रांड है। लोग आजकल इनके कैजुअल चीजें में फ्लेक्स करने के लिए पहनते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं ना कि नाइकी का पूरा लोगो दिखना चाहिए। और नाइकी के जॉर्डन्स के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जिसकी वजह से आज नाइकी इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाया। लेकिन जैसा आप नाइकी के लोगो को देखते हो, नाइकी वैसा नहीं था, और ना नाइकी का रियल नेम नाइकी था, बल्कि वो कुछ और था। 1964 में नाइकी को लॉन्च किया गया था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से, जिसका लोगो कुछ ऐसा दिखता था। और उसके बाद ही हमें नाइकी का आइकॉनिक स्विश वाला लोगो 1971 में देखने को मिलता है, जिसे कैरोलिन डेविडसन ने बनाया था। ये यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनर के स्टूडेंट थे। तभी नाइकी के को-फाउंडर ने इनसे अपनी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए कहा था। डेविडसन को नाइकी के लोगों की इंस्पिरेशन एक ग्रीक गॉडेस नाइकी से मिली थी, जो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। डेविडसन ने गॉडेस की विंग से भी इंस्पिरेशन ली, जिसकी वजह से डेविडसन के दिमाग में ये राइट जैसे निशान का आइडिया आया। इसी तरह से कैरोलिन को नाइकी का लोगो डिजाइन करने में 17.5 घंटे लगे। स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसा दिखता था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ $35 दिए गए थे। इवेंचुअली लोगो फाइनल होने के बाद नाइकी के फाउंडर लोगों से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं थे, लेकिन उन्हें लोगो में कुछ खास बात तो लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इसी लोगो को रहने दिया, जिसके बाद आज इस लोगो को सब जानते हैं। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को लगता है कि BMW का लोगो एक प्लेन के प्रोपेलर का है, और ये कहना है BMW ग्रुप के फ्रेड जैकोब्स का, और उनका ये भी कहना है कि सच इससे थोड़ा सा अलग है। BMW का लोगो कई सालों से डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, वो भी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट की वजह से, जैसे BMW ने क्लियर भी नहीं किया। लेकिन इसकी रियल स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। BMW मतलब बेवेरियन मोटर वर्क्स की स्टार्टिंग 1930 में हुई थी, जिसके पहले कोई लोगो या एम्बलम नहीं था जिससे BMW को पहचाना जाए, क्योंकि BMW का मेन बिजनेस पहले जर्मन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने का था और इनकी परफॉर्मेंस का था। उसके बाद 1917 में ही BMW को अपना पहला प्रॉपर लोगो मिलता है। लेकिन लोगो का रियल मीनिंग क्या था? इस लोगो में कंपनी के होम टाउन बेवेरिया के कलर देखने को मिलते हैं, व्हाइट एंड ब्लू। फिर 1929 के BMW के एक एड में एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर पर BMW को लिखा गया था, और शायद यही रीजन था कि बहुत सारे लोग BMW के लोगो को एक प्लेन का प्रोपेलर समझ लेते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का उन्हें प्लेन का प्रोपेलर माना जाता है और ब्लू पार्ट स्काई को रिप्रेजेंट करता है, और अब भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं। जबकि BMW का वो एड उन्होंने अपने एक न्यू एयरक्राफ्ट इंजन की मार्केटिंग के लिए बनाया गया था। हालांकि BMW ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया था। लोगों में इस चीज को बहस की वजह बने रहने दिया, जिससे उनकी फ्री मार्केटिंग हो रही थी। नंबर 3, स्नैपचैट को तो आप सब जानते ही होंगे। इसके लोगों की कीमत 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हो स्नैपचैट के फाउंडर को ही स्नैपचैट से बाहर क्यों फेंक दिया गया था? और आखिर स्नैपचैट के इस भूतिया लोगों को कहां से उठाया गया था? पहले इसे पिकाबू के नाम से जाना जाता था, जिसके कुछ टाइम बाद ही इसे स्नैपचैट को अपना ओरिजिनल नाम मिल गया था। स्नैपचैट का आइडिया सिर्फ एक शख्स का था, जिसका नाम था रेजी ब्राउन, जिनके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जहां पिक्चर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाया करे। लेकिन उनके पास बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें मिले इवान स्पाइगल। लेकिन रेजी के आइडिया को सच बनाने के लिए दोनों को एक कोडर की जरूरत थी, लेकिन दोनों को ही कोडिंग नहीं आती थी। जिसके बाद एंट्री होती है बॉबी मर्फी की, जिसके बाद ये तीनों मिलकर कई महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्नैपचैट का आइडिया रेजी का था, उसके बाद भी इन्हें कंपनी से निकाल फेंका था, जैसे फेसबुक के केस में भी हुआ था। स्नैपचैट का पहला लोगो कुछ ऐसा दिखता था, जिसे आपने डोरेमोन में भी बहुत बार देखा होगा। जब भी कभी मौसम खराब होता है तो ऐसे भूत अपनी खिड़कियों पे इकट्ठा होते थे, जो कि बिल्कुल स्नैपचैट जैसा दिखता था। एनीवेज, स्नैपचैट के फाउंडर्स का कहना था कि उन्होंने ये लोगो अपने कंप्यूटर पर बनाया था। नंबर 4, एडम और ईव के बाद अगर दुनिया का सबसे फेमस एप्पल जो है ना, वो एप्पल का आधा खाया हुआ है। पर इसके पीछे एक रीजन है जो आपके आगे पता चलेगा। एप्पल दुनिया के परफेक्ट लोगों में से एक है, जिसे एक बार के बाद भी चेंज नहीं किया गया है।
जैसे नाइकी के लोगो में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, लेकिन एप्पल का डिजाइन एक जैसा ही रहा। एप्पल पहला लोगो एप्पल के को फाउंडर रोनाल्ड वेन ने डिजाइन किया था, जिसमें आप आइजैक न्यूटन को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देख सकते हो। ये लोगो तो काफी अच्छा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी था। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने रॉब जनॉफ नामक एक ग्राफिक डिजाइनर को एप्पल का लोगो बनाने का काम सौंपते हैं। इसलिए 2 हफ्ते और $1 लाख लगाने के बाद रॉब एप्पल को उसका नया और हमेशा के लिए रहने वाला लोगो देते हैं, जो कि काफी कलरफुल था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये कलर LGBTQ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रॉब ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया और कहा ये कलर एप्पल के 2 कलरफुल स्क्रीन को दिखाता है और एप्पल में ये कटआउट इसलिए डाला गया है ताकि ये दूर से देखने पर ये लोगो चेरी जैसा ना लगे। इसके बाद एप्पल का लोगो सेम ही रहा। इसके ओरिजिनल डायमेंशंस आप इस इमेज में देख सकते हो, लेकिन एप्पल का कलर टाइम पर चेंज होता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट थीम में देखने को मिलता है, जो कि स्टीव जॉब्स की थिंकिंग से मैच करती है। जिन्हें सिंपल चीजें पसंद थी। नंबर 5, आखिर कैसे नेस्ले ने एक्चुअली एक छोटे बच्चे की जान बचा ली थी और इसमें ऐसी क्या हिडन डिटेल है जो नेस्ले ने अपने लोगो में छुपाई हुई है। मैगी, किटकैट, मंच जैसे फेमस फूड प्रोडक्ट्स को आप सभी जानते होंगे। इन्हें नेस्ले ने ही बनाया है, जो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। पर नेस्ले का लोगो जो है ना, ये 150 सालों में सिर्फ 6 बार ही चेंज हुआ है। लेकिन शुरुआत होती है सबसे पहले लोगो से, जिसे नेस्ले कंपनी के फाउंडर हेनरी नेस्ले ने खुद ही अपने हाथों से बनाया था, जिसमें एक नेस्ट था एक शील्ड के ऊपर। हेनरी ने लोग में नेस्ट इसलिए डाला था क्योंकि वो अपनी फैमिली को इस लोगो में दिखाना चाहते थे और जर्मन में नेस्ले का मतलब होता है छोटा नेस्ट। 1867 में हेनरी ने अपना मिल्क प्लस लॉन्च किया था, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान बच गई, क्योंकि इस बच्चे को अपनी माँ के और बाकी तरह के मिल्क से एलर्जी थी। इस तरह से नेस्ले एक रेपुटेड ब्रांड बन चुका था। हेनरी का पहला लोगो 1866 से 1868 तक चला था, जिसके बाद उस लोगो को पूरी तरह बदल दिया गया, लेकिन थीम एक जैसी ही रही, जिसमें एक बर्ड अपने 3 बच्चों को खाना खिला रही है, जो उस टाइम की फैमिली को दिखाता है। लेकिन आज आप नेस्ले के लोगों को देखोगे तो आपको सिर्फ 2 ही बच्चे दिखाई देंगे, जो आज के मॉडर्न फैमिली की तरफ इशारा करता है। नंबर 6, जैसा लोगो आप टोयोटा कार का देखते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही इसका रियल नाम टोयोटा था, बल्कि इसे थोड़ा डिफरेंट था। टोयोटा का रियल नाम टोयोडा हुआ करता था, जो कि इसके फाउंडर स्किशी टोयोडा के नाम पर बेस्ड था। स्टार्टिंग में जो भी कार इस कंपनी ने बनाए थे, उन सभी पर टोयोडा के नाम से ब्रांडिंग हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो होने लगी, तो अपने लोगों को वाइडली एक्सेप्ट कराने और फॉरेन मार्केट में ग्रो होने के लिए टोयोटा ने अपने लोगो को चेंज करने का सोचा। इसलिए 1936 में कंपनी ने एक पब्लिक डिजाइनिंग कंपटीशन रखा, जिसमें कंपनी को नया नेम और लोगो मिला। लेकिन पुराने नेम को क्यों चेंज करना पड़ा था? असल में जापानीज प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है, टोयोटा की और बाकी देशों में थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए कंपनी ने अपना नाम चेंज करने की सोची, जिसका नया लोगो आप सब जानते हो। ऐसा दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि टोयोटा के लोगो में एक भूल है या फिर एक काउबॉय है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इस लोगो में 3 ओवल शेप है, जिसमें 2 अंदर के ओवल शेप कंपनी और कस्टमर के हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपस में मिल रहे हैं, और बाहर के शेप दिखाते हैं क्लोज रिलेशनशिप को। नंबर 7, आखिर कैसे? सिर्फ एक लेटर में से मर्सिडीज का यह फेमस लोगो निकला था, जिसे पूरी दुनिया में आज हर शख्स जानता है। मर्सिडीज का 3 पॉइंट स्टार लोगो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और यह सब जानते हैं कि यह लोगो अपने लग्जरी कार्स के लिए जाना जाता है। बात है 1890 की, जब इंजीनियर गोटलिव डाइमलर ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। डाइमलर के दोनों बेटे पॉल और डॉल्फ भी अपने पापा के साथ लगे रहते थे और वो अपने पापा के पोस्ट कार्ड से मर्सिडीज के लोगो के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसमें उनके घर को 3 पॉइंट स्टार से दिखाया गया था। इसी को फिर डाइमलर ब्रदर्स ने 1872 में अपना लोगो बना लिया, जिसके बाद 1999 में विल्हम मेबैक और उनके एक पार्टनर ने कंपनी को एक्वायर कर लिया था। और मेबैक के नाम से आप समझ गए होंगे कि मेबैक कार इन्हीं के नाम पर बनी है। नंबर 8, कोको कोला ऑलरेडी काफी एडिक्टिव ड्रिंक थी, यानी कंपनी को तो पता था उनका प्रोडक्ट तो दमदार है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करनी थी। पहले तो कोको कोला का लोगो काफी ज्यादा सिंपल था और बस कोको कोला लिखा हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट में। इसमें कुछ खास नहीं था और उसके बाद भी ये काफी पॉपुलर हो गया। पर फिर उन्होंने कलर थ्योरी का यूज किया और लोगो को रेड और व्हाइट कलर का बनाया, सांता क्लॉज की तरह, क्योंकि ऐसे लोगो अक्सर लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। और इन्होंने हैप्पी गो लकी टाइप के फॉन्ट का यूज किया ताकि इनका प्रोडक्ट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और कुछ इस तरीके से लोगो को बनाकर यूज करने की वजह से आज भी अगर आप रेड कलर का सी देखोगे या फिर इन जनरल रेड कलर से कोई कंपनी याद करोगे, तो आपके दिमाग में कोको कोला ही आएगा। वैसे
वैसे फन फैक्ट, आज जो हम ये रेड कलर का सांता क्लॉज देखते हैं उसका एक रीजन कोको कोला ही है। इससे पहले सांता क्लॉज को अलग अलग कलर्स में प्रिंट किया जाता था और रेड से ज्यादा पॉपुलर ग्रीन था। पर 1931 में कोको कोला ने क्रिसमस एडवर्टाइजमेंट में अपने लोगों से मैच करने के लिए सांता क्लॉज को रेड पेंट किया था और ऐसी दाढ़ी के साथ दिखने वाला सांता क्लॉज हर जगह पॉपुलर हो गया। नंबर 9, इस एप्लीकेशन ने हम म्यूजिक कैसे सुनते हैं इस चीज को पूरा चेंज कर दिया है। इसके लोगों की बात करें तो ये 3 लाइन हमारे फोरहेड मार्क्स को या कहूं टेंशन आने वाली मार्क्स को बताती है जो हमारे सर में बन जाती है बार बार स्पॉटिफाई के एड्स सुनने के बाद। यानी लिटरली प्रीमियम ना खरीदो तो ढंग से गाना ही नहीं सुन सकते। ओके, ये मजाक था, पर इसका जो ओरिजिनल लोगो था वो काफी ज्यादा मिड था। ये वैसे ग्रीन कलर का स्क्वायर था जिसमें स्पॉटिफाई लिखा हुआ था और इसके ऊपर 3 लाइन थी जो कि कनेक्टिविटी और क्वालिटी के लिए थी। पर फिर उन्होंने 2013 में लोगो को चेंज किया और इस बार वो छोटी सी दिखने वाली 3 लाइन को मेन लोगो बना दिया और अभी भी ये सेम चीज बताता है, कनेक्टिविटी और क्वालिटी। नंबर 10, HDFC बैंक का लोगो बड़ा सिंपल सा है और हमें लगता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बस ऐसे ही कूल ज्योमेट्री शेप बन गया है और इसका भी एक काफी सॉलिड मीनिंग है। जैसे कि सबसे पहले ये अंदर जो स्क्वायर है ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक घर को सिंपल में बताता है और उसके बाजू में ये जो मार्किंग्स है ये एक तरीके से फोकस साइन है जैसे कि कैमरास में होती है। बेसिकली ऐसे दिखा रहे हैं कि उनका फोकस हमारे घर पर यानी कि हमारे शेल्टर पर है और उसके नीचे एक स्लोगन भी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका घर और उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। और HDFC बैंक जो है ये सबसे बड़ा मार्जिन होल्ड करती है होम लोन में। किसी को भी होम लोन लेना होता है तो वह सबसे पहले HDFC की तरफ ही देखता है और उनका लोगो इस चीज के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है ना, एकदम क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 11, अगर आप एयरटेल के पहले के लोगों को देखोगे तो काफी ज्यादा सिंपल थे जिसमें बस अलग फॉन्ट्स में एयरटेल लिखा हुआ था। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था और ना ही कोई मीनिंग था। और उसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया उसमें बस ये लिखा हुआ था बोल्ड फॉन्ट में और इसका कोई भी इनिशियल मतलब नहीं है। ये बस सिंपल ऐसा एयरटेल का पहला अल्फाबेट दिखा रहे थे। बट इसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया जिसमें भी ये था, लेकिन इसका फॉन्ट काफी डिफरेंट और फ्री मूविंग है और 2010 में बना। ये फ्री मूविंग और सेपरेट है एक तरीके से बताता है नो बाउंड्रीज को, बिल्कुल जैसे एयरटेल अपने नेट को बताना चाहती है, यानी कि कहीं भी पहुंचो एयरटेल मिल ही जाएगा। और ये लोगो भी वही दिखाने की कोशिश करता है। नंबर 12, इंडिया में एक टाइम था जब ब्रिटिश ने इंपोर्टेड पेंट्स पर बैन लगा दिया था और तभी महाराष्ट्र के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पेंट कंपनी स्टार्ट करने का सोचा और उसका नाम रखा गया एशियन पेंट्स। और आज तो आप इसके मॉडर्न बोरिंग लोगो को जानते ही होंगे जो कि बस ANP है एक आर्टिस्टिक वे में। और इनके लोगों में जो नीचे टेक्सट लिखा हुआ है उसमें से भी पेंट ड्रिप कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ तो आपको एशियन पेंट्स के हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम था जब इसका मस्कोट हर जगह पॉपुलर था। मैं बात कर रहा हूँ गट्टू की। हाँ, ये गट्टू जो कि एक फिक्शनल मस्कॉट कैरेक्टर था एशियान पेंट्स के लिए, वो पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया था कि जैसे मानो ये सच में कोई क्यूट सा बच्चा हो। आज तो कंपनी इस चीज पर ध्यान नहीं देती, लेकिन एक टाइम था जब मस्कॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वही कंपनी का चेहरा था, जैसे कि अमूल या नरमा पाउडर। और इसीलिए एशियन पेंट वालों ने भी अपने लोगों के लिए एक शरारती बच्चे को बनाने की प्लानिंग की थी जो कि अपने हाथ में पेंट का डब्बा लेकर हर जगह पेंट कर देता था और इसके रिलेटेड कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी बनी थी। उस टाइम पर जब ये पॉपुलर हुआ तो एशियन पेंट लिटरली अपने कस्टमर को एक मौका दिया था इसका नाम रखने के लिए। पूरे इंडिया में 40,000 से ज्यादा नेम एंट्री आई थी जिसमें से गट्टू नाम को रखा गया था। धीरे धीरे मस्कोट का भी एरा खत्म हो गया और गट्टू को एशियन पेंट वाले भूल गए। और जिनको पता है गट्टू कितना ज्यादा पॉपुलर था वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शायद आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी इसके बारे में जानते होंगे, तो पूछ के हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 13, डोमिनोज के लोगो को हम सब ने देखा है और आपने देखा होगा इसमें डाइस है। दरअसल एक गेम है डाइस डोमिनोज नाम से, पर इसका नाम उस जगह से नहीं आया। इसका नाम डोमिनिक्स था, पर फिर कुछ इशू की वजह से इसके नाम को चेंज करना पड़ा और इन्हें कोई और नाम नहीं चाहिए था और तभी डोमिनोज का आइडिया आया और उन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पहले वाले नाम से रिलेटेड भी था और इससे डिफरेंट भी था। और फिर इसीलिए इन्होंने डाइस डोमिनोज जो कि ये गेम है उसके डाइस को ही अपने लोगो में रखने का सोचा। और डाइस में 3 डॉट्स थे। अभी इन 3 डॉट्स की 2 कहानियां हैं। लोग मानते हैं कि ये 3 डॉट डोमिनोज की पिज्जा क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि उनका फ्रेश होना, उनकी वैल्यू, उनका टेस्ट। पर ऐसा नहीं है।
कई लोग मानते हैं कि डोमिनोज का 3 डॉट उनके स्टार्टिंग के 3 आउटलेट्स को बताता है और उन्होंने सोचा कि वो हर एक आउटलेट के साथ उसमें एक डॉट ऐड करते जाएंगे। पर इनकी कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो गई कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था और इसी वजह से ये 3 डॉट्स वाला आइडिया ऑब्वियसली वर्क नहीं करा, तो उन्होंने बस 3 डॉट्स ही रहने दिया। नंबर 14, ये 3 स्टार वाला लोगो देखते ही हमारे दिमाग में मर्सिडीज आती है। इसे डाइमलर एक ने बनाया था, ये बात आप जानते ही होंगे। पर क्या आपको पता है इसका जो लोगो है वो कहाँ से आया? दरअसल जब पॉल और अडोल्फ छोटे थे तो उनके जो पिता थे वो ऐसे ही 3 डॉट वाला स्टार बनाते थे पोस्ट कार्ड पे अपने घर का लोकेशन बताने के लिए, और ये चीज उन्हें याद रह गई। फिर जब लोगो बनाने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि ये काफी अच्छा लोगो आइडिया रहेगा और इसीलिए उन्होंने इस चीज को बना दिया, यानी कि ये 3 स्पाइक वाला स्टार, और फिर आगे जाकर इसके ऊपर एक सर्कल लगाया गया। कई लोग बताते हैं कि ये एक तरीके से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि मर्सिडीज वर्ल्ड वाइड कंपनी है। बट हाँ, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, बस लोगों का मानना है। नंबर 15, ये लोग अपने कस्टमर्स का जितना गलत नाम लिखते हैं उस हिसाब से हमें भी इसे स्टारबट्स कहना चाहिए। बस ये जोक्स अपार्ट, इसका नाम एक नॉवेल और एक फिल्म सीरीज से आता है जिसका नाम है मोबी डिक, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है और इसमें स्टारबक्स नाम एक पॉपुलर कैरेक्टर था जिसके ऊपर स्टारबक्स को नाम दिया गया। और जब इसके लोगों को बनाने वाले थे तो उन्हें कोई मिथिकल क्रीचर चाहिए था, खासकर सी और सेटल से रिलेटेड, तो डिजाइनर ने एक 2-टेल्ड सायरन को चूज किया और इसका पहले वाला लोगो काफी ज्यादा वाइल्ड था। और जैसे कंपनी बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने नाम से रिलेटेड वाइब देनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ये 2-टेल्ड सायरन को इम्प्रूव किया और स्टार वाली वाइब देने की कोशिश की। फिर ये लोगो ऐसा बन गया। नंबर 16, यूनिलीवर के लोगो को पहले आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बस फर्स्ट लेटर को दिखा रही है, पर जब आप इसके यू के अंदर देखोगे तो आपको कई अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे और हर एक स्क्रिप्टिंग कुछ ना कुछ दिखाती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है, फिर स्पेसिफिक एलिमेंट। और इसे दिखाने का सिंपल मतलब यही है कि ये बताता है कि यूनिलीवर कितना ज्यादा फैला हुआ है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके घर में मोस्टली जो भी प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत यूनिलीवर का शेयर है ही, तो ये बस दिखा रहे हैं कि यूनिलीवर कितना ज्यादा फैला हुआ है। फूड बेवरेज से लेकर टेक्नोलॉजी तक इसमें करीब 25 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट चीजों को बताते हैं और हर एक का स्पेसिफिक मतलब है। जैसे ये ट्रेसेमे जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, फिर स्वर्ल क्वालिटी वॉल्स के लिए, और ये जो फिश है ये यूनिलीवर के सी प्रोडक्ट्स को बताते हैं। नंबर 17, क्या आप जानते हो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है जिसमें 43 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इसके सिंपल से लोगो के बारे में कि वो कहां से आया है और इसमें क्या है? स्टेट बैंक का सबसे पहला लोगो एक बैनियन ट्री था जिसे 1955 में लाया गया था, जिसके बाद इसे 1977 में चेंज कर दिया गया, जिसे शेखर कामत ने बनाया था। और इस लोगो का मतलब भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो लाइन और होल आप देखते हो वो किसी चाबी की तरह बनाया गया है जिससे लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग दी जा सके। नंबर 18, टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड है। टाटा का लोगो बहुत ही सिंपल सा है जो कि काफी आई कैचिंग भी है, जिसमें सिर्फ टी का मतलब टाटा नहीं बल्कि इसका मतलब कंपनी के स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी भी दिखती है। इतना ही नहीं, ये टी को एक नॉलेज ऑफ ट्री की तरह बनाया गया है जो पिछले कई सालों से अपने ज्ञान और चीजें लोगों को दे रहा है। टाटा के लोगों को टाइम टू टाइम चेंज किया गया है, जैसे 1945 से लेकर 1988 तक टाटा का लोगो रेड कलर का हुआ करता था जो कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन 1988 के बाद रतन टाटा ने अपने ब्रांड को और पॉपुलर बनाना चाहा तो उन्होंने बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाया, जैसे आप सब जानते हो, जिसे एक स्लोगन के साथ लॉन्च किया गया था जो था इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अब टाटा एक बिल्कुल न्यू लोगो अपनी कार के साथ लॉन्च करने वाली है जो सिर्फ टी जैसा दिखता है और टी के ऊपर वाले पार्ट के दोनों साइड्स स्ट्रेच कर दिए गए हैं जो काफी फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। नंबर 19, आखिर कैसे एक सिंपल सा लोगो वो प्रॉब्लम दिखाता है जो आज तक पूरे वर्ल्ड में सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे जानते नहीं हैं। वाघ बकरी चाय को आप सब जानते होंगे। ये एक बहुत बड़ा टी ब्रांड है जिसके लोगो में आप सिंपली एक बाघ और बकरी को साथ चाय पीते देख सकते हो जो इक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन इस लोगो के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1892 में एक इंडियन बिजनेसमैन नारायणन देसाई, जिन्होंने 500 एकड़ का एक टी एस्टेट खोला था साउथ अफ्रीका में, लेकिन रेसिज्म की वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गुजरात टी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था अहमदाबाद में। ये छोटी सी रिकमेंडेशन नरेंद्र दास को इंडिया के फ्रीडम फाइटर गांधी जी ने दी थी, जिसकी वजह से एक फेल्ड आइडिया ग्रो कर गया, वो भी अपने मदरलैंड में, जिसके बाद उन्होंने भी कास्ट वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने का सोचा। नंबर 20,
दूरदर्शन का लिटरली मीनिंग ये होता है दूर का देखना। जब बच्चे 2000 या उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि इस पर उन्होंने कितने अच्छे शोज देखे हैं। लेकिन इसका लोगो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इसमें लोगो में सिर्फ बीच का जो डॉट है वो एक आंख को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सही बात भी है। लेकिन क्या ये यिन और यांग को भी दिखाता है? ये एक चाइनीज टर्म है जिसका मतलब बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जो बताता है कि हर चीज अपोजिट साइड जरूर होती है, लेकिन वो अपोजिट साइड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और यही चीज हमें डीडी के लोगो में देखने को मिलती है। तो इस लोगो को इंडिया के डिजाइन इंस्टीट्यूट में डिजाइन किया गया था। इस लोगो के लिए आर्ट स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने लोगो डिजाइन को सबमिट किया था, जिसके बाद एक स्टूडेंट देवाशीष भट्टाचार्य के लोगो को उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिलेक्ट किया था। देवाशीष ने लोगों को बनाने के लिए एक आंख से स्टार्ट किया था। उसके बाद उसने उस आंख में कर्व्स ऐड कर दिया और इसे यिन और यांग कहने लगा, जिसके बाद इसे डीडी ओनाए भी कहा जाता है, जो पहली बार 1 अप्रैल 1976 को दिखाया गया था। नंबर 21। आखिर कैसे एक घर के बैकयार्ड में बना डिटर्जेंट पूरे इंडिया में डिटर्जेंट की पहचान बन गया है, जिसने कपड़े धोने के तरीके को ही बदल कर रख दिया? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जिसका लोगो एक डांसिंग गर्ल हुआ करती थी जो व्हाइट फ्रॉक पहनती है। इस कंपनी को आप सब निरमा के नाम से जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 1969 में इस कंपनी को एक घर के बैकयार्ड में शुरू किया गया था, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड के डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल को भी धूल चटा दी थी, क्योंकि इस कंपनी के मालिक कृष्ण भाई पटेल ने ऐसी ट्रिक ढूंढ ली थी जिसने इस प्रोडक्ट को हिट करवा दिया। क्योंकि सर्फ एक्सेल जो चीज 15 रुपए की बेच रहा था वो 3 रुपए में बेच रहे थे, जिससे मिडिल क्लास लोग बहुत अट्रैक्ट हुए। लेकिन आप सोच रहे होंगे निरमा नाम और लोगो कहां से आया? तो इसके पीछे काफी सैड स्टोरी है। निरमा नाम पटेल साहब की बेटी के नाम से आता है, जो था निरुपमा, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लेकिन पटेल जी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसे आप उनके हर प्रोडक्ट में देख सकते हो। नंबर 22। आपने भी बहुत जानने की कोशिश की होगी कि अमूल गर्ल कहां पर है और आज ये कैसे दिखती है, लेकिन असल में वो ऐसी दिखती नहीं, क्योंकि ये रियल में है ही नहीं। और अब मैं आपको इस लोगो की अमेजिंग स्टोरी बताने वाला हूं। इसे बहुत ही फेमस टैगलाइन अटली बटरली डिलीशियस कैसे मिली? अमूल की वो रेड डॉट ड्रेस पहनने वाली लड़की हमारी मेमोरीज में हमेशा रहेगी, क्योंकि एड्स हमारे चाइल्डहुड के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। लेकिन क्या आप जानते हो उस लड़की को एक आर्टिस्ट ह्यूस्टन फर्नांडिस ने बनाया था? इस सब की शुरुआत 1966 में हुई थी, जब अमूल ने अपनी मार्केटिंग की जिम्मेदारी एएसपी नाम की एक एड एजेंसी को दी थी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सिलेबस डेक्कन वहां करते थे। फर्नांडिस ने लाडकी का डिजाइन बना चुके थे और सिल्वेस्टर की वाइफ ने वो सिंपल लेकिन कैची फ्रेज दिया था, और इन दोनों ने मिलकर ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जिसे आप सब जानते हो। नंबर 23। आखिर कैसे जो ब्रांड पूरे इंडिया पर राज कर रहा था उसे अलग क्यों ना पड़ा? मैं बात कर रहा हूं हीरो होंडा की, जिसका लोगो ने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता था। हीरो होंडा को मिलकर बनाया गया था, जिसमें एक जापानी कंपनी थी और हीरो एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो इंडिया की पहली 100 सीसी बाइक्स बना रहे थे, जिन्हें बनाना आसान था और काफी अफोर्डेबल भी थे। उस टाइम पर मार्केट में इतना कंपटीशन भी नहीं था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस भी हुए। लेकिन सब अच्छा होने के बाद भी कुछ आपसी झगड़ों के चलते दोनों कंपनी अलग हो गई और हीरो को अपना अलग लोगो मिला, जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी स्प्लेंडर बाइक बहुत ज्यादा फेमस है, जो हर किसी मिडिल क्लास इंसान की पसंद है। नंबर 24। आखिर कैसे एक घर पर बना हुआ ब्रांड लोगों को इतना पसंद आ गया, जिसका आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर है? इंडिया में कई लोग डॉक्टर को डॉक्टर कहते थे और इसी से कंपनी का नाम लिया गया था। बताता हूं कैसे। डॉक्टर से डा और बर्मन से बर, जिसे मिलकर डाबर बनता है। स्टार्टिंग में इसका लोगो एक बैनियन ट्री हुआ करता था, जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी को दिखाता है, लेकिन 2004 में डाबर का लोगो चेंज कर दिया गया। हालांकि यह अपने पिछले लोगों से जुड़ा ही रहा, जिसमें बैनियन का ट्री अभी भी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।